Hello everyone, this is Shweta, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट कॉलेज डीग। आज इस वीडियो में हम अर्बन लोकल बॉडीज़ इन इंडिया इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बीए पार्ट 3 का ये टॉपिक है। भारत में शहरी स्थानीय निकाय क्या है। ये हम जो 74वां संविधान संशोधन है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके विशेष संदर्भ में इस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहली वीडियो में हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को डिस्कस किया था। वहाँ हमने जो स्थानीय निकाय हैं, लोकल जो अर्बन और रूरल बॉडीज़ हैं, उनकी जो जर्नी रही बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, वेरियस कमिटीज़ एंड कमीशंस, हमने वो डिस्कस किए थे। आज हम 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की क्या व्यवस्था है नगरीय निकायों की, इस विषय में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो नगर निगम है वो फर्स्ट टाइम कहाँ पर इस्टेब्लिश हुए थे, क्योंकि ये अगर आप वैसे भी देखें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले नगर निगम की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ब्रिटिश पीरियड में मद्रास में सबसे पहले नगर निगम की शुरुआत हुई थी इन द ईयर 1687, 1687 में। बम्बई, जिसे आज मुंबई कहा जाता है, वहाँ पर शुरुआत हुई थी 1726 में। और कोलकाता यानी कलकत्ता जो उस टाइम बोला जाता था, नगर निगम की शुरुआत भी 1726 में हुई। यानी ब्रिटिश टाइम में मद्रास वो जगह थी पहली जहाँ पर सबसे पहली बार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश किया गया। आपको ध्यान होगा लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि लॉर्ड रिपन, जिन्हें स्थानीय निकायों का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ रूरल एंड अर्बन बॉडीज़ इन इंडिया, उन्होंने 1882 में 1882 में सबसे पहले जिला बोर्डों की स्थापना की थी। तो जो उनका रेजोल्यूशन था उसको भी मैग्ना कार्टा कहा जाता है स्थानीय निकायों के विषय में। तो स्थानीय निकाय क्या होते हैं हमने हालांकि वहाँ भी डिस्कस कर लिया था, स्थानीय निकाय क्या है। हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या होते हैं स्थानीय निकाय, चाहे वो नगरीय व्यवस्था हो या ग्रामीण व्यवस्था हो। स्थानीय निकाय में एक चीज़ जानने योग्य है, स्थानीय शासन और स्थानीय स्वायत्त शासन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। स्थानीय शासन राज्य की प्रशासकीय व्यवस्था का अंग होता है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनका पद सोपान होता है। स्थानीय शासन में जो जिनको संचालित करने का दायित्व जो है वो सरकार द्वारा चुने हुए अधिकारियों का होता है, जो सिलेक्ट किए हुए अधिकारियों का होता है, क्योंकि वो किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करके वहाँ आते हैं। वहाँ जनप्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं होता। लेकिन स्थानीय स्वायत्त शासन जो है वो उसका संचालन जनप्रतिनिधि करते हैं, जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए होते हैं। तो जैसे आप देखें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं ग्रामीण क्षेत्रों में या अर्बन एरियाज़ में, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, ये स्थानीय स्वायत्त शासन का ही एक उदाहरण है। और जो स्थानीय शासन है वो प्रशासकीय व्यवस्था है जो आप अपने क्षेत्र में देखते हैं, डीएम से लेकर के एसडीएम और ये पद सोपान नीचे तक दिखाई देता है, जिसे हम सरल शब्दों में नौकरशाही भी कहते हैं। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, स्थानीय स्वायत्त शासन, उसमें 74वां संविधान संशोधन क्या है। हम देखते हैं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसके विषय में कुछ एक बातें जानना आपके लिए आवश्यक है। जैसे ये भारत की संसद द्वारा 1992 में पारित हुआ था और राष्ट्रपति की जो स्वीकृति मिली थी वो 20 अप्रैल 1993 को, और 1 जून 1993 इसको 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया, लागू हुआ। तो जिससे जो नगर पालिकाएँ हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, यानी संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त हुआ। इसके बाद इस संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, जिसे हम 9th A यानी 9A या 9 पार्ट कहते हैं, जिसका टाइटल क्या रखा गया, द म्यूनिसिपैलिटीज़, नगर पालिकाएँ। अब इससे रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे आर्टिकल्स दिए हुए हैं, अनुच्छेद, वो 243P से 243ZG तक हैं। इन अनुच्छेदों के अंतर्गत कुछ उपबंध है जिनमें व्यवस्था की गई है कि जो ये 74वां संविधान संशोधन है इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं रहेंगी, क्या क्या चीज़ें होंगी जो अलग अलग इनके नगरीय निकायों के कंपोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशन, उनके ड्यूरेशन, इन चीज़ों से संबंधित हैं, जिसे हम आगे इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे।
तो इससे मुख्य रूप से आप देखने वाली बात है कि त्रिस्तरीय नगरीय निकायों की व्यवस्था की गई, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। फिर 74वें संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान में एक और काम किया जिसके द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, यानी उसमें 18 विषय हैं। जिस प्रकार आपने देखा था उसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था PRIs, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, उसमें 29 विषय थे। इसी प्रकार 18 कार्य जोड़े गए 12वीं अनुसूची में। वो 18 कार्य नगर पालिकाओं द्वारा पूर्ण हो, ऐसा संविधान में वर्णित है। ये जो 18 कार्य हैं इनके विषय में जो निर्णय लेना है वो राज्य की विधानमंडल लेती है। अब ये 18 कार्य किन किन चीज़ों से संबंधित है? मुख्य रूप से मान लीजिए नगर आयोजना है, प्लानिंग है, भूमि का विनियमन है, या फिर हम देखें आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजनाएं हैं, सड़क या पुल बनाना है। इस तरह के कुछ एक टॉपिक्स इसमें आते हैं, जैसे नगरीय वानिकी और पर्यावरण संरक्षण, लोक स्वास्थ्य, सफाई, जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन, कुछ एक जो उस क्षेत्र से संबंधित कार्य हैं वो विकास के वो नगरीय निकायों को दिए गए इस अनुसूची के माध्यम से। अब यहाँ एक और बात जानने योग्य ये है, स्थानीय शासन या स्थानीय स्वायत्त शासन जो है वो, यानी जिसमें ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और नगरीय निकाय आते हैं, ये राज्य सूची का विषय है। आप जानते हैं 3 सूचियाँ होती हैं, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। तो जो स्टेट लिस्ट है, राज्य सूची है, उसमें 5वीं एंट्री है स्थानीय शासन की। यानी ये जो विकेंद्रीकरण का एक माध्यम बनाया गया है, एक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खुद से चुने हुए जो वहाँ के लोग हैं वो अपने जनप्रतिनिधि चुने जो उनके लोकल अफेयर्स को रन कर सकें, वो विषय जो है वो राज्य अनुसूची में राज्य सूची में है, रखा गया 5वीं एंट्री पर। इसीलिए राज्य विधानमंडल उस इन विषयों में निर्णय ले सकता है, यानी संविधान ने राज्य विधानमंडल के ऊपर छोड़ा है कि वो इससे संबंधित निर्णय ले सके। जैसे फॉर एग्जांपल नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम, ये जो क्षेत्र हैं, जब आप आगे देखेंगे इन क्षेत्रों का जो निर्धारण है कि किसे नगर पंचायत कहा जाए, किसे परिषद, किस क्षेत्र में हम नगर निगम गठित करें, ये राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती हैं, यानी राज्य की सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है इसलिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं संगठनात्मक संरचना क्या है। संगठनात्मक संरचना में हम मुख्य रूप से नगर पंचायत सबसे पहले देखेंगे क्या होती है। नगर पंचायत उन क्षेत्रों के लिए गठित की जाती है जो संक्रमणकालीन प्रक्रिया में है, जो ग्राम से नगर बनने की ओर है, यानी इन द फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, जो वहाँ नगर पंचायत का गठन किया जाता है। अप टू 10,000 पॉपुलेशन, यानी 10,000 तक की जनसंख्या जहाँ हो वहाँ पर उनका गठन किया जाता है। लेकिन ये जनसंख्या जो है वो एक राज्य में कुछ और हो सकती है, दूसरे में कुछ और, क्योंकि राज्य विधानमंडल ये बात निर्धारित करता है, राज्यपाल द्वारा निर्धारित होती हैं कि ये जनसंख्या जो है वो कितनी रहेगी किसी क्षेत्र के लिए। जो जनसंख्या है उसके बाद उस क्षेत्र को किस श्रेणी में डाला जाएगा, ये राज्य के राज्यपाल निर्धारित करते हैं। नगर परिषद, म्यूनिसिपल काउंसिल छोटे तथा लघु शहरों के लिए गठित की जाती है। म्यूनिसिपल काउंसिल यानी नगर परिषद जिनकी जनसंख्या 10 से 3 लाख, ये रफली एक आइडिया दिया है कि 10 से 3 लाख के बीच में, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि स्टेट टू स्टेट वैरी करती है ये जनसंख्या। फिर आता है नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो कि बड़े शहरों या महानगरों के लिए, यानी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो हैं या बिग सिटीज़ हैं उनके लिए इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है नगर निगम यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को। आप BA 3rd का जो ये टॉपिक है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपके पेपर 2 में आता है, तो इसमें डिटेल में नगर निगम क्या है, नगर परिषद क्या है, नगर पंचायत क्या है, आप आने वाले वीडियोस में इसके विषय में और जानेंगे। अब हम देखते हैं संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है 74वें संशोधन के माध्यम से जो बने। आता है आपका 243Q, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ यानी जो नगर निकाय हैं उनका गठन, और 243 नगर निकायों का संगठन यानी कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़, यानी ये अधिनियम ये व्यवस्था करता है कि जो राज्यों में गठित किए जाने वाले प्रत्येक नगर निकायों में उस क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होगा, यानी वहाँ के जो प्रतिनिधि होंगे वो प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाएंगे
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रों को वार्डों में विभाजित कर दिया जाएगा, वार्ड बना दिए जाएंगे और उन वार्डों में जो प्रतिनिधि होंगे वो प्रत्यक्ष रूप से वहाँ की उस क्षेत्र की जनता चुनेगी। तो इस प्रकार वहाँ की जनता अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को अपना क्षेत्र का शासन चलाने का अधिकार देती है। ये क्यों किया गया विकेंद्रीकरण इस तरह का? क्योंकि ये माना जाता है कि एक क्षेत्र की समस्याओं को वहाँ के लोग बेहतर तरीके से जानते हैं और बेहतर तरीके से उनका समाधान भी कर सकते हैं। इसीलिए ये विकेंद्रीकरण का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको इस 74वें संविधान संशोधन से मूर्त रूप दिया गया। अब इसमें जानने योग्य बात है कि जो सदस्य हैं, जो पार्षद चुने जाते हैं अलग अलग वार्डों से, वो प्रत्यक्ष चुने जाते हैं और जो अध्यक्ष हैं वो कभी अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से भी चुने जाते हैं, क्योंकि जो सदस्य हैं वो उनमें से अपने खुद लोगों में से अध्यक्ष को चुनते हैं और ये अध्यक्ष हर क्षेत्र में या हर राज्य में अलग अलग नामों से भी पुकारे जा सकते हैं। फिर आता है 243S यानी वार्ड समितियाँ, वार्ड कमिटीज़ जो होती हैं वो क्या है? तो ये अधिनियम ये प्रावधान भी करता है कि जहाँ 3 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या है उन नगर निकायों में एक या अधिक वार्ड के लिए वार्ड समिति का गठन किया जाए। अब क्योंकि ये स्थानीय स्वायत्त शासन जो है राज्य का विषय है, तो इसीलिए इससे संबंधित जो प्रावधान हैं वो राज्य विधानमंडल पर छोड़े गए हैं कि वो निश्चित करेंगे कि वार्ड समितियों का गठन, क्षेत्राधिकार, उनकी प्रक्रिया क्या रहेगी। फिर आता है आरक्षण, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, यानी इस 74वें संशोधन के माध्यम से स्थानों का आरक्षण भी किया गया। SC/STs को जो दिया गया आरक्षण वो उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा और महिलाओं के लिए 1/3 सीट्स का आरक्षण भी किया गया। फिर आता है कार्यकाल 243U, यानी ड्यूरेशन क्या रहेगी? ड्यूरेशन 5 साल की रहेगी। इससे पहले भी अगर भंग हो जाती है नगर निकाय तो 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। फिर आता है अपात्रता, यानी कि सदस्यों की योग्यता क्या है, उनको अपात्र कब घोषित किया जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ इसमें आती है कि 21 साल की आयु प्राप्त कर ली हो। जो व्यक्ति नगर निकायों का चुनाव लड़ना चाहता है तो वो अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा जिसने 21 साल की आयु प्राप्त कर ली हो। फिर आपका आता है ये नगर निकाय की शक्तियाँ, उत्तरदायित्व, पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, 243W। यही आर्टिकल है जो 18 हम देखे थे, हमने वो विषय दिए हुए हैं अनुसूची में 12वीं, उससे रिलेटेड आर्टिकल है ये। नगर निकायों द्वारा निष्पादित जो कार्य, दायित्व, उनकी शक्तियाँ या सत्ता के संदर्भ में इस संविधान संशोधन में ये कहा गया है कि राज्य विधानमंडल कानून बनाकर इन संस्थाओं को स्वायत्त शासन की एक इकाई के रूप में सक्षम बना सकेगा। यानी ये चीज़ राज्य विधानमंडल पर छोड़ी गई कि वो कौन सी शक्तियाँ नगर निकायों को दे और कौन सी नहीं दे, और वो 12वीं अनुसूची में जो निर्धारित मामले हैं, जो कार्य हैं, उनके संदर्भ में ये बात कही गई। फिर है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, यानी कि संविधान संशोधन में ये भी कहा गया कि जो आपने देखा था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में संविधान के अनुच्छेद 243 यानी 243 के अंतर्गत जो वित्त आयोग देश के नगर निकायों की भी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा, ये उसी विषय में है। यानी राज्य के राज्यपाल संविधान के प्रावधानों के अनुरूप हर 5 वर्ष में उसका गठन करेंगे और वो किन मामलों को देखेगा? राज्य सरकार द्वारा जो कर, ड्यूटी, टोल टैक्स या फीस या कुछ भी इस तरह की चीज़ें लगाई जाती हैं, उनका राज्य सरकार और नगर निकायों के मध्य वितरण कैसे हो, वो इन चीज़ों को देखेंगे। या फिर राज्य के नगर निकायों को सुदृढ़ कैसे किया जाए, मतलब उनकी वित्तीय स्थिति के बारे में कोई रिकमेंडेशन अगर देनी है तो भी वो ये वित्त आयोग देगा। या फिर राज्य की जो संचित निधि है, जिसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट कहते हैं, उसमें से जो ग्रांट दी जाएगी नगर निकायों को, वो किस प्रकार दी जाए, वो भी फाइनेंस कमीशन ये तय करेगा, वित्त आयोग जो राज्य में बनाया जाएगा। फिर आता है जिला नियोजन समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, यानी 243ZD। जिला आयोजन समिति यानी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, इसमें
ये चीज़ कही गई संशोधन में, जो ये अधिनियम है, कि ज़िले में जो कार्यशील पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैं और नगर निकाय हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, वो मतलब जो योजना बनाई है वो समेकित रूप से तैयार करें, यानी इकट्ठे एक तरीके से एक प्रारूप में तैयार होगी। जिला नियोजन समिति का गठन इसी पर्पज़ से किया गया कि प्रत्येक ज़िले में जो ये विकास की समग्र योजना का प्रारूप किस प्रकार विकसित किया जाए, ये जिला नियोजन समिति का कार्य होगा। और राज्य विधानमंडल को अधिकार दिया गया कि जिला नियोजन समिति के गठन और उसके सदस्य के विषय में जो प्रावधान बनाएंगे वो किस प्रकार बनेंगे, ये राज्य विधानमंडल तय करेगा, यानी राज्य की विधायिका स्टेट असेंबली तय करेगी। इसी प्रकार महानगर नियोजन समिति बनाएगी, मेट्रोपॉलिटन कमिटीज़ भी बनाई गई। इन दोनों कमिटीज़ के बारे में आप अगले आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होती हैं ये। महानगर नियोजन समिति क्या है? ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बनाई जाएगी जिसकी जनसंख्या 10 लाख या इससे अधिक हो। तो उसमें एक से अधिक ज़िले भी आ सकते हैं, 2 या 2 से अधिक नगर पालिकाएँ या पंचायतें भी आ सकती हैं, क्योंकि ये उस पे मेट्रोपॉलिटन सिटी पे है, तो इसमें काफ़ी सारी नगर पालिकाएँ और पंचायतें भी आएंगी। तो इन समितियों की भी संरचना, सदस्यों की जो चुनाव होगा, उनकी पद्धति क्या रहेगी, केंद्रीय राज्य सरकार के जो प्रतिनिधित्व भी भी होगा इसमें, यानी उनके प्रतिनिधि हैं जो सांसद या विधायक, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनको इसमें भागीदारी मिलेगी, तो वो किस प्रकार प्रावधान होंगे, ये सभी चीज़ों को तय करना राज्य विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में रहेगा, ये बात कही गई। तो ये मुख्य रूप से कुछ एक आर्टिकल्स हैं जो 74वें संशोधन द्वारा जोड़े गए।